नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11,000 जीके जीएस की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, कहने के लिए तो मैं आपको हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन हर एक वीडियो के साथ 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट रहने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस हिसाब से आपको एक वीडियो में कम से कम 400 से 500 फैक्ट आराम से पढ़ने को मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद और ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपके जीएस में फुल मार्क्स आएंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए, बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे ये वीडियो जो है 11,000 जीके जीएस की कंप्लीटली फ्री रहने वाली है। लेकिन अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए जिसमें कि आपको वीडियोज़ के साथ पीडीएफ, अनलिमिटेड टेस्ट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, तो आप रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीके जीएस पेड वीडियो का सेक्शन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्वालिटी देखी ली किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये बड़ा सैम्पल देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं ना उस टॉपिक से, वो सब कुछ आपको करवाऊंगा। शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन पुराना नाम इसका क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इसका नाम बदला गया। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अब देखिए, यहाँ पे ना बात हुई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अब जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे पहले ये जो पुरस्कार है किनको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। और आप सभी को पता है कि विश्वनाथ आनंद चेस खेल से संबंधित हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, पहली बार कब प्रदान किया गया था? 1991-92 में प्रदान किया गया था। किसे 2022 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नीरज चोपड़ा को, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि एग्जाम में पूछा गया था, वो ये था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या होती है? 25 लाख रुपए इसकी इनाम राशि होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो देखिए, पूछा जा रहा है जो एल नीनो इफेक्ट है ये किस महासागर में विकसित होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। एल नीनो क्या होता है ये देखते हैं। यह ENSO फुल फॉर्म क्या होता है? एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन चक्र की गर्म अवस्था है। इसमें दक्षिण अमेरिकी तट के पास समुद्र का तापमान सामान्य से 0.5% से अधिक बढ़ जाता है। जब अल नीनो मजबूत होता है तो भारत में मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है। अब देखिए, यहाँ पे बात प्रशांत महासागर की हुई है, तो प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरी महासागरीय खाई मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो देखिए, सबसे गहरी जो महासागरीय खाई है यानी कि महासागरीय गर्त है जिसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर को किसके लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के लिए जाना जाता है प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, किस महासागर में अलास्का और हवाई द्वीप स्थित है? तो देखिए, अलास्का जो हवाई द्वीप है ना, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आप ये देख रहे हो, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी आपको करवाए ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घूम फिर के मिलेंगे और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक फैक्ट जो आपको करवा रहा हूँ ना, इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत से सबसे अधिक कौन संबंधित है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित जो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत है, इससे सबसे अधिक कौन संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी?
कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वॉइसरॉय था वो था डफरिन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। तो आप ये देख रहे हो कि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। और मुझे पता है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको पता लग भी रही होगी, क्योंकि आप भी तो कुछ महीनों से, कई सालों से पेपरों की तैयारी कर रहे हो और आपको पता लग रहा होगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में जो भील विद्रोह है, भील विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1818 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापाल, उदयपुर, राजस्थान से। यह आपने ध्यान रखना है। वर्ष 1818 में शुरू हुए भील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सेवरम, काजी सिंह और भीमा नायक। ये प्रमुख नेता थे भील विद्रोह के। शुरू कब हुआ था भील विद्रोह? 1818 में। अंग्रेजों ने भील विद्रोह को चलने के लिए किस विशेष सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? मेवाड़ भील कोर। यह आपको ध्यान रखना है, 1841 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से जो आंदोलन या विचार संबंधित है वो है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब डिटेल में समझते हैं ये वर्धा योजना क्या है। देखिए, वर्धा योजना जिसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहा जाता है, ठीक है, यही देखो क्वेश्चन में पूछा गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित एक क्रांतिकारी शैक्षिक नीति थी जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों को शिक्षा का केंद्र बनाना था, ताकि बच्चों को 7 से 14 वर्ष तक मातृभाषा में मुफ्त और आत्मनिर्भर शिक्षा दी जा सके। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि वर्धा योजना क्या है। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में वो देख लेते हैं। भारत में बुनियादी शिक्षा या बोल सकते हो नई तालीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, वर्धा योजना से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना का प्रस्ताव किया था? बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का प्रस्ताव किया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, वर्धा योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? तो देखिए, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है ये संबंधित थे फकीर और सन्यासी विद्रोह से। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फकीर सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सन्यासी फकीर विद्रोह की शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का जुड़ाव क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। मजनू शाह किस विद्रोह से जुड़े थे? फकीर सन्यासी विद्रोह से जुड़े थे। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। भारत का जो केरल राज्य है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो करवा देता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा आबनूस यानी कि एबनी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए वर्षा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो देखिए, पेरियार नदी जो है ये केरल राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेरियार नदी केरल राज्य से होकर बहती है। बात पेरियार नदी की हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार नदी से किस जल निकाय में पेरियार नदी अपना जल निर्वहन करती है? तो देखिए, जो पेरियार नदी है इसका मुहाना क्या है? अरब सागर। मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है।
पेरियार नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो देखिए पेरियार नदी विवाद जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह है केरल राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित आंकड़े जारी करने वाला नोडल एजेंसी कौन सा है? तो देखिए कौन सा नोडल एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय आय या बोल सकते हो नेशनल इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित आंकड़े जारी करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ये जारी करता है सभी आंकड़े ये। अब देखिए यहाँ पे बात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की हुई है। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर एनएसओ का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए एनएसओ जो है इसका जो निर्माण है ये 2019 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत में सकल वर्धित घरेलू जीवीए अवधारणा को किस वर्ष अपनाया? 2015 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष क्या है? 1951। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? देखिए योजना आयोग को ना प्रेजेंट में रिप्लेस कर दिया गया है किससे? नीति आयोग से। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो योजना आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पिछले सेट में भी ना मैंने आपको योजना आयोग से जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो पार्ट 2 तो अभी आप देख ही रहे हो, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लो, देखने के बाद पार्ट 1 भी जरूर देख लेना और इसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे ना वो सारे कंप्लीट कर लेना, आपको खुद ही फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है ना इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि इसमें खुद ही आपको फ़र्क दिखेगा और जितने भी सेट्स हैं ना आप खुद से कंप्लीट करोगे। क्योंकि फ्रेंड जीएस ना आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक सब्जेक्ट है और जीएस के बिना आप बोलोगे सिलेक्शन हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने एग्जाम को देख कर ना ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करी है। करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा रहा था और आपने देखा कि 95% ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मेरे आ रहे थे हर एक एग्जाम में, लेकिन जीएस के सोल्यूशन के लिए मैंने आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी है 11,000 जीके जीएस सीरीज़ बाय रवि सर। देखिए अब मैं आपको योजना आयोग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। 2014 में भंग होने से पहले भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो थे ना फ्रेंड्स वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। और आपको पता है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल उनमें से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 आपातकाल कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। दूसरा है राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय आपातकाल बिल्कुल वैलिड है, राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन बिल्कुल वैलिड है, वित्तीय आपातकाल ये भी वैलिड है। लेकिन ये जो है ना सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये कोई भी किसी भी प्रकार का आपातकाल नहीं है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के जिसकी घोषणा कर सकता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। जो गलत था मैं वो फाइंड आउट करना था इसमें। अब देखिए आपातकाल की बात हुई है, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो 20-20, 25-25 भी बनते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल लिमिटेड करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी कम टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर अगली वीडियो में अगर आपातकाल आएगा ना तो उसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा ना वो भी बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। तो देखिए आपातकाल से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सूचीबद्ध आपातकाल की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध आपातकाल की जो अवधारणा है ना इसे लिया गया है जर्मनी देश से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? भाग 18। भारतीय संविधान का जो भाग 18 है ये भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम डैश से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघनाथ देसाई।
मेघनाथ देसाई, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए मेघनाथ देसाई कुछ प्रमुख पुस्तकें हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेहरू's हीरो, दिलीप कुमार, इन द लाइफ ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम मार्क्स रिवेंज, द रिसर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड द डेथ ऑफ स्टैटिस्ट सोशलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे हम। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है? तो देखिए जो बीटिंग द रिट्रीट है ना, ये जो प्रोग्राम होता है ये होता है गणतंत्र दिवस की संध्या को। ठीक है, जब गणतंत्र दिवस होता है ना 26 जनवरी को, उसकी संध्या को ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, बीटिंग द रिट्रीट। अब देखिए मैं वो गणतंत्र दिवस जोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। भारत में गणतंत्र दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर होगा वह तारीख जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई अतिथि नहीं था? 2021-22। आपको पता है महामारी का दौर था इस टाइम। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पर आयोजित की गई थी? इरविन एम्फी थिएटर, जिसे कि प्रेजेंट में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम क्या है? देखिए एड्स जो कि एक बीमारी है, पूछा जा रहा है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको ध्यान रखना है, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। किस वायरस से होता है ये? HIV वायरस से होता है। अब देखिए मैं आपको ना कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। WWW का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। कंप्यूटर में काफ़ी बार यूज़ होता है WWW। USB का फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। ASCII बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप दर्शाता है? ओम्स लॉ की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या होता है? वोल्टेज। I क्या होता है? करंट। R होता है रेजिस्टेंस। अब मैं ओम के नियम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। देखिए ओम को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए ओम का जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ओम किसके मापन का मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध जो होता है जिसे कि हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, इसके मापन का मात्रक है ये। ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? स्थिर तापमान पर केवल धात्विक चालकों के लिए। ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? प्रतिरोधक पर। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य में चालो लाकू त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए चालो लोकू त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है चालो लोकू महोत्सव। अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। है तो वैसे बहुत सारे, लेकिन कुछ मेन मेन मैंने आज इस वीडियो में ऐड किया है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है कौन सा? लोसर महोत्सव। और एक कौन सी जनजाति मनाती है? मोनपा जनजाति। पूछा जाता है एग्जाम में ये जनजाति का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा गया था अरुणाचल प्रदेश त्यौहार से, वो ये था कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए मोपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये मोपिन अरुणाचल प्रदेश का। और एक प्रकार का क्या है? कृषि त्यौहार है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का कृषि त्यौहार है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति द्वारा पृथ्वी पर सभी देवताओं का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नयोकुम महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ डैश है जो सभी मानवीय जुनून से परे हो गया हो। तो बताइए क्या क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? विजेता।
अब जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को दिया जाता है? भद्रबाहु को दिया जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में 3 रत्न या बोल सकते हो त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वह 3 रत्न क्या है? आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका तो देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभनाथ माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से कौन सा 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी मार्च। यह आपने ध्यान रखना है। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था दांडी मार्च। दांडी मार्च से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। दांडी मार्च किसके विरोध में शुरू किया गया था? देखिए दांडी मार्च जो है नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? तो देखिए दांडी मार्च से जो संबंधित आंदोलन है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचो कि सिर्फ इसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने करवा रहा हूँ ना पिछले 50वें बार पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, ठीक है। एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, इवन स्टेट पीएससीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको आइडिया लग जाए कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए साजो त्यौहार जो है ना ये मनाया जाता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का डुंगरी उत्सव। देखिए डुंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछा जाता है एग्जाम में अलग से, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का डुंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू धर्म के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के शहर में भगवान शिव को समर्पित नावला का धन्यवाद उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है कांगड़ा। कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए पशु मेला जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है वो है नलवाड़ी मेला। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव हिडिंबा देवी मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? डुंगरी त्यौहार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए मयूरभंज छऊ जो है ना फ्रेंड्स ये है ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम ओडिशा के जो प्रमुख नृत्य हैं वो देख लेते हैं। ओडिशी नृत्य का प्रारंभिक रूप मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता था। उनकी पारंपरिक पदवी क्या थी? आंसर होगा महारीस। शास्त्रीय ओडिशी नृत्य में कौन सा चरण सबसे पहले किया जाना चाहिए? मंगलाचरण। ओडिशा का दलखाई नृत्य आमतौर पर किस देवी को खुश करने के लिए किया जाता है? देखिए ओडिशा का जो दलखाई नृत्य है ना ये आमतौर पर दुर्गा देवी को खुश करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ना फ्रेंड्स ये कथक नृत्य से संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1986 में मिला था पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज किस कथक घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे?
कलका बिंदा दिन। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के काल का बिंदा दिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जवारा। ये आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य देखनी के लिए जाना जाता है? तो देखिए गोवा में आयोजित किया जाता है देखनी लोक नृत्य। जात्रा और बाउल किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है जात्रा और बाउल नृत्य। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कलमकारी चित्रकारी जो है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्रकला से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मधुबनी या बोल सकते हो मिथिला चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है? बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी या बोल सकते हो मिथिला चित्रकला। चावल के पेस्ट और ज्यामितीय आकृतियों से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध वारली चित्रकला किस राज्य की है? तो देखिए वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। शुद्ध सोने की परतों और कीमती पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध तंजावुर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? तो देखिए चित्रकला का नाम जो कि बिहार के जिले पर रखा गया है वो है कौन सा? मधुबनी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकला जुड़े कुछ अन्य क्वेश्चन हम देखेंगे। कपड़ों पर स्क्रॉल के रूप में बनाई जाने वाली फड़ और पिछवाई चित्रकला शैली किस राज्य से जुड़ी हुई है? राजस्थान। मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग द्रव्य का उपयोग करके अपनी मोनोक्रोमैटिक शैली के लिए कौन सी चित्रकला शैली जानी जाती है? वर्ली। निर्मल चित्रकला किस राज्य की है? तेलंगाना की। प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला महिषासुर के चित्रकार का क्या नाम है? तेयब मेहता। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैंने आपको चित्रकला जुड़े हुए करवाए, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला है हमारे पास फुलकारी भारतीय किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो देखिए फुलकारी जो है ना पूछा जा रहा है भारत किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए प्रसिद्ध कढ़ाई जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चिकनकारी कढ़ाई का प्रसिद्ध कार्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। टोडा कढ़ाई किस राज्य की है? तमिलनाडु की। प्रसिद्ध काशीदा कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। ये आपने ध्यान रखना है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकते हैं। भारत के महान्यायवादी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदाविधि क्या है? कोई निश्चित अवधि नहीं है। भारत के महान्यायवादी किसे कानूनी सलाह प्रदान करते हैं? केंद्र सरकार को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी थे? मोतीलाल, चिमनलाल, सीतलवाड़। ये आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो मेरा इनिशिएटिव है जो मैंने आपके लिए 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करी है कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एक प्रकार का ये ब्रह्मा सीरीज़ है पूरे यूट्यूब पे जीके जीएस का। अभी तक आपने एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन ही पढ़े होने, लेकिन 100 क्वेश्चन के साथ 4 से 5 फैक्ट, वो भी प्रीवियस ईयर के, ऐसा नहीं है रैंडम फैक्ट, प्रीवियस ईयर के, वो भी उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे भारत के महान्यायवादी बात हुई थी ना यहाँ पे, तो भारत के महान्यायवादी जुड़े हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। इतना डीप रिसर्च करने वाला वीडियो पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं है। आप अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है ना ये स्थित है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बात ज्वालामुखी की हुई है, प्रमुख ज्वालामुखी से जुड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी जो है वो है काल्डेरा। कहाँ पर है? अमेरिका के ओरेगन में। विश्व का प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना।
ये विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के अधिकतम ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो देखिए विश्व के जो अधिकतम ज्वालामुखी हैं ये परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है ना, वो होती है 6 माह और 6 सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। भारत के राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? अगर भारत का राष्ट्रपति उसने रिजाइन करना है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा होता है, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? या तो सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए यंग इंडिया पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। इन्होंने इस पत्रिका को शुरू किया था। महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय महात्मा गांधी की उम्र क्या थी? राइट आंसर 45 वर्ष थी। और जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, इसी उपलक्ष्य में विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन कौन सा शुरू किया करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो शुरू किया करने का फैसला किया, जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर डैश में हुई थी, फरवरी 1916 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, जैसे कि हम इंटर स्टेट काउंसिल बोलेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई। किस आयोग की सिफारिश पर? राइट आंसर ऑप्शन बी सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1988 में पेश की थी। सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है अंतर्राज्यीय परिषद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है? तो देखिए भारत का जो आधुनिक मनु है ये जाना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस दल की स्थापना की थी? BR अम्बेडकर जी ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आज़ाद मजदूर संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर किस समुदाय से जुड़े थे? महार समुदाय से जुड़े थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो देखिए BR अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न मिला था ना, 1990 में मिला था। जितने भी फैक्ट मैंने आपको करवाए अम्बेडकर जी से, सभी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त की गई है। अनुच्छेद से जुड़े कुछ क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेद से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और उनके संवाद करने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है।
ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा के बारे में जानेंगे। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। जोजिला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH1। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका यह है कर्नाटक में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। द्विसदनीय विधायिका जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? आंसर होगा 6। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 6 राज्य हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पे देखिए कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्य हैं। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में से सिर्फ यहाँ पे कौन सा राज्य प्रेजेंट था? कर्नाटक प्रेजेंट था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें कितने सदन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। किस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय अर्थात राज्यों की परिषद और विधानसभा बना दिया? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा देवता ओणम त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ओणम त्यौहार से जुड़ा जो देवता है वो कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान विष्णु। यह आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कौन सा त्यौहार 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए 100 ड्रम महोत्सव के नाम से जाना जाता है वांगला त्यौहार। भारत में कौन सा धार्मिक त्यौहार 9 दिनों तक दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए जाना जाता है? नवरात्रि। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो वांगला महोत्सव है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन करवाया ना आपको, वांगला महोत्सव जिसे कि 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं, पूछा जाए कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मेघालय राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में जो गारो जनजाति होती है ना, वो मनाती है 100 ड्रम महोत्सव यानी कि वांगला महोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए भारत में जो आयकर अधिनियम है ना 1961 में पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता है, इस पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ समझौते जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। 1916 के लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1916 में हुआ था ये लखनऊ समझौता। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। पूछा जा रहा है कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। प्लासी के युद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 ब्रिटिश सेनाओं जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था। तो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। क्लियर हो गया ना आपको? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किन के बीच में? ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय जो है ये प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें विजेता कौन रहा। ये भी एग्जाम में अलग से पूछ लिया था कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें विजेता कौन रहा था? देखिए ब्रिटिश सेना का जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो विजेता रहा था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? तो बता पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। तापी नदी भी बोला जाता है, ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला में मुल्ताई नामक स्थान है यहाँ से होता है, और ये स्थान सतपुरा पर्वतमाला की पूर्वी ढलानों पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताओ ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? मुल्ताई पहाड़ी। अब नदियों से उत्पन्न कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए, कौन सी नदियों का उद्गम स्थल प्राय एक ही है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? गंगा नदी। किस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है? तो देखिए, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोष मेला का एक अनूठा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, पोष मेले का अनूठा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का कौन सा त्यौहार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है? आंसर होगा दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण त्यौहार दुर्गा पूजा देवी दुर्गा की किस राक्षस पर विजय का प्रतीक है? महिषासुर। कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो देखिए, भारत सरकार की जो पहली औद्योगिक नीति है ना, 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव का केंद्रीय विषय क्या था? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्यों का नियंत्रण। 1973 की औद्योगिक नीति व्यक्तित्व के अनुसार निजी क्षेत्र को अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति केवल कितने रुपए या उससे अधिक की कुल संपत्ति होने के बाद दी गई थी? 20 करोड़। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये सबसे कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है, और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। मैं आपको ना भारत के दूरस्थ बिंदु जो होते हैं, भारत के जो सुदूर दूरस्थ बिंदु हैं, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, वो कौन सा है? किबिथु है। कौन सा? किबिथु। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है, जिसे कि सर क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहाँ स्थित है? इंद्रकोल जो है यह है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिखा शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिखा शब्द सत्यमेव जयते ये लिया गया है कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। यह आपने ध्यान रखना है। मुंडक उपनिषद से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द का प्रचार किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? मदन मोहन मालवीय ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिखा शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए सामान्यतः एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से जुड़े कुछ इफेक्ट देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो क्लियर कर दिया ना, कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए सामान्यतः एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 63 होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल खनिज अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल के साथ सुक्रोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के पहले संगीतज्ञ कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी,
MS सुब्बुलक्ष्मी, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के पहले संगीतक थे MS सुब्बुलक्ष्मी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1957 में स्थापित किया गया था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा। 2025 में किस भारतीय संगठन को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? एजुकेट गर्ल्स को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अर्थशास्त्र को दो शाखाओं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने वर्गीकृत किया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र की जो दो शाखाओं में विभाजन या वर्गीकृत किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रागनेर फ्रिक्स ने। रागनेर फ्रिक्स ने किया था। कुछ फैक्ट देख लेते हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य और सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? रॉबिन्स के द्वारा। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का शास्त्रीय कार्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? राज्य कला। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किसकी याद में बनवाया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है अकबर ने बनाया था गुजरात पर उनकी जीत की याद में। ये आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। क्लियर हो गया? तो अकबर ने बनाया था किसकी याद में? गुजरात पर उनकी जीत। गुजरात पर जो उनकी जीत हुई थी इस याद में बनाया था। अकबर जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर कब सम्राट बना? 1556 ईस्वी में बना। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1601 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व तूफान, या बोल लो ला बैशाखी, जिसे कि नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। इसे यहाँ पे आप कर लीजिए काल बैशाखी। ठीक है, क्या? काल बैशाखी। स्थानीय तूफान जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में गर्मियों में चलने वाले विनाशकारी स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो आम की फसल के लिए वरदान होती है क्या कहलाती है? मैंगो शॉवर, जिसे कि आम्र वर्षा भी बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में गर्मियों के मौसम में चलने वाली तीव्र गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड। यह आपने ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये ध्रुवीय स्थान जो होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियंत्रक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यूनिट लिखी हुई है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम जो है नीचे की साइड है, किलोग्राम स्क्वायर जो है नीचे की साइड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में SCI बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। खेल संगठन से जुड़े कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में क्रिकेट को नियंत्रण करने वाली संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई वानखड़े स्टेडियम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। विश्व बैडमिंटन संघ BWF का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है इसमें राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया।
ग्राम पंचायत जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत कार्य करती है? ग्राम सभा के अंतर्गत। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायतों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? भाग 9। ये आपने ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो भारतीय संसद ने जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में पारित किया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नागरिकता जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर के। भारत में नागरिकता को किस संवैधानिक उपबंध में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में नागरिकता को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में परिभाषित किया गया है। संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। भारतीय नागरिकता समाप्त होती है जब लगातार बाहर रहने की वर्षों की संख्या कितनी होती है? 7 वर्ष। 7 वर्ष, लगातार 7 वर्ष बाहर रहने से जो भारतीय नागरिकता ये समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। ये सभी क्वेश्चन भारतीय नागरिकता से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिबांग घाटी। दिबांग घाटी जो है ये भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है। और दिबांग घाटी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की में जनगणना हुई 2011 में आखिरी बार, ठीक है। उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? आंसर हो जाएगा 7वीं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 74.04%। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, भागीरथी नदी पर जो निर्मित है टिहरी बांध, ये किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध, जो कि किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के रूप में काफ़ी बार पूछे गए हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तराखंड में गौमुख। भागीरथी नदी गौमुख हिमनद से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बनाती है? आंसर हो जाएगा गंगा। यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर होगी, जो भागीरथी नदी है गौमुख हिमनद से निकलती है और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भिलंगना नदी जो है ये भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे हम। गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? तो देखिए, गंगा नदी जो है ना, इनमें से उत्तर प्रदेश में बहती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में नहीं बहती। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर आंध्र प्रदेश हुआ। गंगा नदी के से जुड़े कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर का परिणाम है? भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि मैंने आपको गंगा नदी से जुड़े करवाए। आगे हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब देखिए, 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74.05%। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? 31.15%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अनीता देसाई के उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे को किस वर्ष बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। अनीता देसाई का जो उपन्यास है क्लियर लाइट ऑफ डे,
इसे 1980 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मैं आपको अनीता देसाई का जो फेमस उपन्यास जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो करवा देता हूँ। तो देखिए, वेयर शैल वी गो दिस समर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के द्वारा। फायर ऑन द माउंटेन उपन्यास के लेखक कौन है? अनीता देसाई। किसने फास्टिंग फीस्टिंग नामक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटर का। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? winword.exe। एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायी शब्द को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा थिसॉरस। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में कौन इफेक्ट श्रेणी से संबंधित है? राइट आंसर होगा स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड का मान्य फॉर्मेट क्या है? .doc। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी एमएस वर्ड से जुड़े क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1849 में, 1849 में हुई थी परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में। परमहंस मंडली जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। 1849 में बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? आंसर जाति उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक किसमें विश्वास करते थे? एक विश्वास और जाति के नियम तोड़ने में। कौन सा 19वीं सदी के महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन था? परमहंस सभा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक नृत्य रूप है जहां नृत्य, गायन, नाटक और वाचन का संगम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकाप। यह आपको ध्यान रखना है। अलकाप जो है ये पश्चिम बंगाल का एक नृत्य रूप है जहां नृत्य, गायन, नाटक और वाचन का संगम होता है। पश्चिम बंगाल जुड़े कुछ नृत्य हम देख लेंगे। कौन सा पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय नृत्य है? जात्रा। पश्चिम बंगाल में कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगती है? ब्रीता। पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य कौन सा है? गंभीरा। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पुरानी कथाओं की कहानियों को दर्शाती है? छऊ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे ह्रास घटाकर की जा सकती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हुई है यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे ह्रास घटाकर की जा सकती है? तो सकल घरेलू उत्पाद हो गया। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे कि हम एनएनपी भी बोलते हैं, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो कर लेते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, आंसर होगा बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जब हम एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित एक विक्रेता है। तो देखिए एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में क्या होता है? निश्चित एक विक्रेता है। डिटेल में बात करेंगे। एकाधिकार जिसे कि मोनोपोली भी कहते हैं, तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? केवल एक विक्रेता और अत्यधिक क्रेता, यानी कि खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन विक्रेता एक ही होती है। उसे उस मार्केट को ना एकाधिकार मार्केट या बोल सकते हो मोनोपोली मार्केट भी कहा जाता है। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच कितनी होती है? शून्य होती है।
बाजार संरचना का कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपालों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या है? 5 साल है। भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने वाले राज्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? एकात्मक प्रणाली से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पहाड़ों के तहत आती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये वलित पर्वत पहाड़ों के तहत आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? वृहत हिमालय कहलाती है। हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़े हुए पहाड़ भारत की किन सीमाओं पर फैले हुए हैं? उत्तरी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किसकी टक्कर से हुआ था? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई है? टैथिस सागर। ये सभी क्वेश्चन जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला से पूछे गए हैं एग्जाम में। ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। ये आपने ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कौटिल्य कौन थे? देखिए आंसर होगा विष्णुगुप्त, मगध के प्रधानमंत्री, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के कितने अंग होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी ऐप, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स यहाँ पे मिल जाता है आपको। जैसे ही मैंने 11,000 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, इसका टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने लगोगे ना, कई घंटे लग जाएंगे आपके। यही सब टाइम बचाने के लिए ना मैंने आपके लिए एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में ये कोर्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है आपको। अगला क्वेश्चन है, संगाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए संगाई उत्सव जो है ना, ये मनाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन डी होगा मणिपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव देख लेंगे। कौन सा त्यौहार मणिपुर में बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है? याओशांग। मणिपुर में कौन सा त्यौहार समाज में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित है और इसमें बहनों को भोज के लिए आमंत्रित करना और उपहार देना शामिल है? निंगोल चकोबा। नेक्स्ट है, लुई नगाई नी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश की तोत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू उत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा रंग खोथक। अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में कौन सा त्यौहार जल महोत्सव के रूप में लोकप्रिय है? पोई सांगकेन। अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का कौन सा सामाजिक धार्मिक उत्सव है? सोलुंग। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे के सारे फेस्टिवल जो मैंने करवाए अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलुंग उत्सव, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया अरुणाचल प्रदेश की तोसा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटो उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है, कौन सी जनजाति मनाती है, किस राज्य में मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, किस देवता को समर्पित है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्ट महोत्सव से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुनम दुकन्नी कहलाती थी उपहार में दी गई भूमि चोल साम्राज्य में। और ये उपहार में किसे दिया जाता था? मंदिर को दिया जाता था।
चोल साम्राज्य जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चोल साम्राज्य ने भारत के किस क्षेत्र पर अधिक शासन किया? आंसर दक्षिण। चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को माना जाता है चोल साम्राज्य का संस्थापक। चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के संगठन के तरीके के बारे में जानकारी देने वाला चोल शिलालेख का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर शिलालेख। चोल साम्राज्य की प्रथम राजधानी किस शहर में थी? उरैयूर में थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है NaHCO3। ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझ पर यकीन करिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आंख बंद करके यकीन करिए, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना जीके का, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, और जिस तरीके का मैंने रिसर्च किया आपके लिए कि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए इतने सारे क्वेश्चन, फ्रेंड्स एक फ़ाइल को बनाने में ना 2 से 3 दिन लगा है मुझे। ठीक है, और रात रात भर जग के मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वीडियोस देख सके। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करिए। ठीक है, रवि स्टडी जीके पे 11,000 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर था, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा यौगिक सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया था, पट्टी का रंग आंसर हो जाएगा नहीं बदला। ठीक है, जब ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम पीएच पेपर पर रखते हैं तो जो पीएच पेपर का जो पट्टी होता है ना उसका रंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए गणगौर उत्सव जो है ना ये राजस्थान में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं राजस्थान से जुड़े हुए कुछ। तो देखिए राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख उत्सव देख रहे हैं। राजस्थान का कौन सा त्यौहार जो एक महान ऋषि के नाम पर है, उसमें बरगद के पेड़ों से घिरी झील पर एक रस्म शामिल है? आंसर कोलायत मेला। मत्स्य महोत्सव राजस्थान के शहर में मनाया जाता है? अलवर में। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के किस राज्य में पारंपरिक जलीकट्टू आयोजित किया जाता है? तो देखिए जलीकट्टू जो उत्सव है ना ये मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पारंपरिक खेल जलीकट्टू का संबंध है तमिलनाडु से। यहाँ पे इसका संबंध है भैंसों की दौड़ से। ठीक है, तमिलनाडु महोत्सव की बात करेंगे हम। तमिलनाडु के इस त्यौहार को बैलों को वश में करने का खेल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पोंगल। किस महीने में तमिलनाडु का वेल विली ओरीविजा महोत्सव मनाया जाता है? अगस्त में। तमिलनाडु का चिथिराई त्यौहार किस देवी को समर्पित है? मीनाक्षी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समीकरण v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as में s का क्या अर्थ है? देखिए v जो होता है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ ये होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। u होता है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विस्थापन। हिंदी में विस्थापन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो यही पूछा गया था कि ये जो फॉर्मूला है v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as में s का क्या अर्थ है? विस्थापन, यानी कि क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। विस्थापन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। विस्थापन विधि को किसके रूप में जाना जाता है? ढलान विक्षेपण विधि के रूप में। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा रहता है? 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? विस्थापन दिशा को शामिल करता है, दूरी नहीं करता। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए विस्थापन और दूरी दोनों बेसिकली एक प्रकार का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है ना इसमें, विस्थापन दिशा को शामिल करता है और दूरी जो है ये नहीं करता। दूरी में कोई भी दिशा नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का पहला नियम। यह आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का जो पहला नियम है इसके कारण होता है ये। अब न्यूटन के नियम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। न्यूटन के कौन से नियम बल को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है? जड़त्व। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए आंसर होगा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, जब एक गोली चलाई जाती है तब न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक की पीछे हटने की व्याख्या करता है? गति का तीसरा नियम। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो न्यूटन का पहला नियम है ना, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए, जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो सबसे पहले किसने दिया था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलीलियो ने। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गैलीलियो गैलीली से जुड़े हुए। विज्ञान के इतिहास में प्रथम बार किसने अपनी दूरबीन आकाश की ओर उठाई और चौंकाने वाली खोज की? आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन का पहला नियम। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की? आंसर गैलीलियो गैलीली। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? यही पूछा गया क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करती है? पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। संवेग की बात करेंगे तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संवेग में थोड़े समय के परिवर्तन हेतु थोड़े समय के लिए लगने वाले प्रबल बल को क्या कहा जाता है? आवेगी बल कहा जाता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। किसी पिंड के संवेग की गणना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेग और द्रव्यमान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कॉमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, जो कैप कॉमोरिन है पूछा जा रहा है किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो कैप कॉमोरिन है, जिसे कि हम और किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और ये भारत की मुख्य भूमि जो है इसका दक्षिणतम छोर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे कन्याकुमारी यानी कि कैप कॉमोरिन से जुड़े हुए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में कोरोमंडल तट का निचला अंतरीप कौन सा है? कैप कॉमोरिन। कैप कॉमोरिन किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा स्थान अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है? कैप कॉमोरिन, जिसे कि कन्याकुमारी भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है? चेन्नई का कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 241 है ये केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 219। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 215। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मोही
बहाउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र वीणा। मोही बहाउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ये रुद्र वीणा जो वाद्य यंत्र है इसको बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद से जुड़े हैं। आंसर अलाउद्दीन खान। टी आर महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बांसुरी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी। देख लो फ्रेंड्स, आप रिसर्च देख लो किस प्रकार का मैंने किया हुआ है आपके लिए। एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना जो प्रीवियस ईयर में, सब कुछ करवा रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आप चैलेंज दे रहा हूँ एग्जामिनर को, वो कितना सोच सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं सोच के अपने क्वेश्चंस ऐड करूँगा अपनी वीडियो में, ठीक है। यकीन माना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है लोसर त्यौहार, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का लोसर त्यौहार। कुछ प्रमुख त्यौहार हम देखेंगे तो देखिए भगोरिया का जनजातीय त्यौहार। भगोरिया का जनजातीय त्यौहार पारंपरिक रूप से किस हिंदू त्यौहार से एक सप्ताह पहले मनाया जाता है? होलिका दहन। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए असम से, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है, तो रोंगकर त्यौहार पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? असम से। टोडा जनजाति का जो मोड विश त्यौहार है किस तत्व की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है? पवित्र भैंस। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रेशम के कीटों और मेढक के लार्वा का वयस्कों में तीर परिवर्तनों से होने वाले रूपांतरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कायंत्रण कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण यानी कि वेपोरेशन कहा जाता है। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातक यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये करा दिया कि रेशम के कीटों और मेढक के लार्वा का वयस्कों में तीर परिवर्तनों से होने वाले रूपांतरण को कहा जाता है कायंत्रण यानी कि मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ पे मैंने आपको करवाया तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है क्या? हाइड्रोजिनीकरण, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं इसको। तरल अवस्था से यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठोस यानी कि सॉलिड से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो देखिए दुर्बल अम्ल जो है ये होता है CH3COOH। इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोल लो इसको, या आप इसे इथेनोइक एसिड बोल लो। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक वीक एसिड है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ अम्लों के अम्लीय गुण से जुड़े हुए। तो देखिए अम्लों जिसे कि हम एसिड बोलते हैं कि अम्लीय गुणों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? हाइड्रोजन प्लस, H+ बोला जाता है इसको। कौन सा अम्ल क्षारक युग्म अमोनियम क्लोराइड लवण का उत्पादन करेगा? HCl NH4OH। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से अम्ल को कृत्रिम निर्दाजनक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा बार्बिट्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे, अम्लों और क्षारकों के आयनिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? आरेनियस ने दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अवध का विलय जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष में लाया गया था? 1856 में। किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि को स्वीकार किया था? 1801 में।
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे 1801 में जब अवध के नवाब ने अपनी आधी से ज़्यादा जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए मजबूर किया गया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रिचर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब वह स्थिति किस रूप में जानी जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति जनित मंदी। यह आपको ध्यान रखना है, जिसे कि स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। मुद्रास्फीति जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यम मात्रा क्या है? प्रतिकृति है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। निग्रोइड जाति जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54 देश मौजूद हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुसोरी या हुचरी प्रदर्शन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असम। असम का जो ये हुसोरी प्रदर्शन है, इसके बारे में जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हुसोरी प्रदर्शन मुख्य रूप से किस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा है? रोंगाली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू भी कहा जाता है, मतलब बिहू त्योहार से संबंधित है हुसोरी प्रदर्शन। हुसोरी परंपरा की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश के शासनकाल में मानी जाती है? अहोम राजवंश के काल में। असम का जो हुसोरी प्रदर्शन है का प्रसिद्ध बिहू नृत्य है, किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आता है? लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। किस क्षेत्र को नागरिकता अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र में छूट दी गई है? छठी अनुसूची का क्षेत्र। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? भाग 2 में। भारत में नागरिकता के अर्जन और प्रवासन से संबंधित सभी शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान में महाराष्ट्र और कौन सा राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। राज्यों के गठन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य गठन किस वर्ष में हुआ था? 1860 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब से अलग होकर किस नए राज्य का गठन हुआ था? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी ने कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले स्थगित कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हुआ था? 12वीं। किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की? 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस राज्य प्रायोजित कार्यक्रम को अपने संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया? सिंचाई और बिजली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्राजील में स्थित है ये। बंदरगाह जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। इनुविक बंदरगाह किस देश में स्थित है, जो पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है? आंसर, कनाडा। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है? मरमागांव बंदरगाह। यह आपको ध्यान रखना है, जिसे मुर्मुगांव बंदरगाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1986।
विश्व धरोहर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महास्तूप किस स्थान पर स्थित है? सांची। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में किसे जोड़ा गया था? पश्चिमी घाट को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाराष्ट्र में। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से किसे हंगर हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा भंडारण को प्रेरित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेलिन। ये आपको ध्यान रखना है। हार्मोन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है? कोर्टिसोल। शरीर का निद्रा जगाने का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेलाटोनिन के द्वारा। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? आंसर इंसुलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अमेजोन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। अमेजोन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन वर्षा वन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजोन है। कौन सा ब्रिक्स देश अमेजोन वर्षा वनों का घर माना जाता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील अमेजोन वर्षा वन में वृक्षों की लगभग कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं? 16,000। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय सिविल सेवा जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात। भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था? 1949 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जलडमरू मध्य यूक्रेनी मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से अलग जोड़ता है? तो देखिए, कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है जो यूक्रेनी मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरेकॉप स्थल जलडमरू मध्य। पेरेकॉप स्थल जलडमरू मध्य जो है ये यूक्रेनी मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। स्थल डमरू मध्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे। स्थल डमरू मध्य क्या है? तो देखिए, दो जल स्रोतों को अलग करने वाली भूमि का एक संकीर्ण भाग होता है ये। कौन सा स्थल डमरू मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करता है? सुएज का स्थल डमरू मध्य। कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? पनामा का स्थल डमरू मध्य। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब हरियाणा के जो मैदान हैं ये भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़े उत्पादक में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। भारत किन कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर दूध, दालें और मसाले। भारत में लैक बोलो या लाख बोलो का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी? तो देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखदत्त। और अगर पूछा जाए कि विशाखदत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस है किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक। शंभू महाराज कथक नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। पंडित शंभू महाराज जी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक को किस वर्ष 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक नर्तक थे ये, और 1967 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। शंभू महाराज कथक के किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ। किस महान कथक नर्तक को नृत्य शैली के प्रति अपने अभिनव और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है? उन्हें अक्सर कथक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। वह कौन है? बिरजू महाराज। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। भारत का जो पड़ोसी देश चीन है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, अंतिम राजवंश था किंग राजवंश और 1911 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी। चुंबी घाटी भारत, चीन और किसके बीच एक त्रिसंगम है? आंसर हो जाएगा चुंबी घाटी जो है भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रिसंगम है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1950 में किया था। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई सीधे चीन में प्रवेश किए बिना भारत से तिब्बत तक यात्रा कर सकता है? भारत नेपाल सीमा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण इनमें से कौन सा भौतिक गुण संरक्षित रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग। ये आपको ध्यान रखना है। संवेग यानी कि मोमेंटम की बात करेंगे। किसी वस्तु के संवेग को किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान यानी कि मास और वेग यानी कि वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? वो संवेग यानी कि मोमेंटम कहलाता है। संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। रेखिक संवेग किस प्रकार की राशि है? एक सदिश राशि है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में संवेग यानी कि मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यह किसी गतिशील वस्तु में निहित गति की मात्रा को मापता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए, साथ में 4 से 5 फैक्ट भी करवाए हर एक क्वेश्चन के साथ। मतलब कम टाइम में मैंने आपको लगभग 500 फैक्ट करवा दिए, मतलब 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे बताना कॉमेंट में, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट अपनी वीडियोस में ऐड कर सकूं। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। हर एक सेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना कॉमेंट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप। ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditippublication.com, ठीक है, raviaditippublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditippublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।